नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 4 फरवरी और इस वीडियो में आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर चर्चा की जाती है। तो जिसको मतलब इस वीडियो के बारे में नहीं पता तो उनको बता दिया जाए कि इसमें आपको करंट अफेयर्स से संबंधित सारी और चीज़ें बताई जाती हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। ठीक ठीक है। तो मैंने करंट की जो एक बजट आया था, बजट की वीडियो अपलोड कर दी है। तो जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख ले, क्योंकि बजट आपको आवश्यक रूप से मतलब पूछा जाएगा। हर पेपर में आपसे बजट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे पुराने हैं उनको पता होगा, जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी के सही फासलों को चुनता है या फैसलों को चुनता है। मतलब अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है, क्योंकि भीड़ जो जिधर भीड़ जाएगी और भीड़ उसी के साथ जाती है जो लोग मतलब जरूरी नहीं है कि सही होते हैं। हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करिए। हमेशा ये सोचिए कि आपको कुछ अलग करना है, भीड़ से हटके करिए, ताकि जब आप भीड़ से हटके कुछ काम करते हैं तभी आपका इतिहास बनता है। ठीक है। तो एक मोटिवेशनल कोटेशन है कि अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार करने का थोड़ा अधिक समय दिया है। ठीक है। तो जो भी टाइम है आप उसको यूटिलाइज करिए अच्छे हंसी खुशी, और उसको आप अपने काम में लगाइए। सबसे अच्छा चीज़ है क्या है कि आप अगर इधर उधर की चीज़ों में नहीं मतलब रहना चाहते हैं तो आपको अपने आप को व्यस्त रखना होगा, क्योंकि ये हमारा जो माइंड है ना, इसको माइंड को हमको हमेशा बिजी रखना होगा। जब हम अपने माइंड को हमेशा बिजी रखते हैं तो हमारे माइंड में निगेटिव थॉट नहीं आते हैं। ठीक है। तो आप मोटिवेट हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये है आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो इनको बताइएगा कि ये कौन है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में कौन है, ये इनके बारे में बताइएगा आप। और इसके बाद फिर ये लगातार जो राज कैथवास हैं, ये लगातार मतलब इस वीडियो के तो विजेता हैं वो राज कैथवास ही हैं, क्योंकि ये निरंतर आंसर देते हैं। कोई भी आंसर एकदम निरंतर देते हैं, कभी मतलब किसी भी आंसर में एकदम डिटेल में आंसर देते हैं। तो आप भी कोशिश करिए, आप भी प्रयास करिए। अगर जो बच्चा इसमें आंसर देगा और जिन बच्चों का आंसर सही होगा उसको सुबह नेक्स्ट वीडियो में उसको स्क्रीनशॉट लेके लगाया जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि 73 साल, मतलब कि मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो 73 साल पहले 24 जनवरी 1950 को, देखिए यहाँ पे लिखा 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। और इसके पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत, और आगरा और अवध को मिलाकर ही संयुक्त प्रांत बना था। 3 साल पहले यानी कि 2018 में राम नाईक जो राज्यपाल थे, राम नाईक, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश दिवस जैसी चीज़ें मनाई जानी चाहिए। तो हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। ये क्वेश्चन अगर आप यूपी से संबंधित हैं, यूपी से हैं या फिर यूपी से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो दूसरा देखिए, दूसरा मैंने पूछा था कि थल सेना और जल सेना इन्हीं के सबके प्रमुख कौन है। तो थल सेना के प्रमुख जो है वो जनरल मनोज पांडे हैं, और वायुसेना के प्रमुख हैं ये मार्शल VR चौधरी हैं, और जो नौसेना के हैं ये एडमिरल R हरि कुमार है। ठीक है। अच्छा, ये तो बता दिया। अब ये बताइएगा कि कौन मतलब ये कौन से नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं ये चीज़ बताइएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी संसदीय समितियों में 4 भारतवंशियों को किया गया शामिल। ये क्या है कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। देखिए क्या हुआ है कि अभी अमेरिका ने क्या किया है कि मतलब समितियां बनाई है। उसमें जो सांसद हैं, जो भारतीय मूल के सांसद हैं, उनको शामिल किया है। जैसे हम लोग समितियां बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी न किसी व्यक्ति को शामिल करते हैं। समितियों में कोई ना कोई व्यक्ति होता है, तो वो लोग अगर चाहते तो मतलब वहाँ के जो उनके मूल मतलब कि जो अमेरिका के हैं उनको शामिल करते हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका को नहीं शामिल किया। अमेरिका के लोगों को, कुछ लोगों को शामिल किया, उसके साथ ही कुछ भारतीय मूल के लोगों को भी शामिल किया। और लोग तभी समितियों में शामिल करते हैं जब आप विश्वास के पात्र होते हैं। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। भारत लगातार मतलब इसका जो कद है वो विश्व में बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे चार भारतवंशियों को शामिल किया गया समितियों में। कौन कौन है? रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, उसके बाद एमी बेरा, और उसके बाद राजा कृष्ण मूर्ति। ठीक है। तो ये जो रो खन्ना है और राजा कृष्ण मूर्ति है, इनको एक ऐसी समिति में शामिल किया गया है जो कि चाइना के खिलाफ बनाई गई समिति है, जो चाइना की गतिविधियों पर नजर रखेगी कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। ठीक है। और जो ये प्रमिला है, जो प्रमिला जयपाल है, इनको न्यायिक समिति, मतलब एक न्यायिक समिति है उसमें शामिल किया गया है।
और ये जो इन्हीं बेरा हैं इनको खुफिया एजेंसी की समिति में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप इनके चारों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बन सकता है कि कौन से 4 व्यक्तियों को एक साथ शामिल किया गया था, या फिर मतलब ये पूछ सकता है कि कौन से व्यक्ति इसमें शामिल नहीं। 4 ऑप्शन देगा, फिर उसमें से ये बताएगा कि कौन से व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएसए कहाँ है, तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये पहली बात तो ये आपके उत्तरी अमेरिका का जो मैप है ये है, तो इसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और फिर उसके बाद ये है अलास्का। अलास्का जो कि यूएसए का भाग है। ठीक है, इसको रसिया से यूएसए ने ले। ये है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के कंट्रोल में है, और डेनमार्क यूरोप में है। ठीक है, और इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, और ये है अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम विश्व में देखते हैं, जब हम कोई चीज़ें, जब हम मैप वगैरह देखते हैं तो हमको क्या होता है कि हमको मैप जो देखना चाहिए वो मैप हमको देखना चाहिए विश्व में, ताकि हम अपने देश से कंपेयर कर सकें। जब हम अपने देश से कंपेयर कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमारी मतलब कि हमको मतलब बेहतर तरीके से याद रखती हैं। तो ये है अपनी प्यारी कंट्री इंडिया, और यहाँ से पाएंगे तो ये है आपका जो देश है मतलब कि यूएसए, ये है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक महासागर है, और ये आर्कटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये भी अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रख लीजिए। ये कनाडा है, और ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, और ये है आपका यूरोप, ये इधर रसिया है, ये है यूरोप, और ये है पूरा एशिया। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया नीचे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्वेश्चन बनने की संभावना इससे भी है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में एक नोट चलता है $5 का। ठीक है, $5 का नोट चलता है, तो उसमें जो ब्रिटेन के किंग थे उनका चार्ल्स तृतीय है, उनकी फ़ोटो है, तो उनकी फ़ोटो हटाए जाने की बात की जा रही है कि $5 के नोट से उनकी फ़ोटो हटाई जाएगी, और इसकी जगह कोई स्वदेशी मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की कोई चीज़ें मतलब तस्वीर लगाई जाएगी। तो ये बात की गई, तो याद रखिएगा आप इसको। कौन है? चार्ल्स तृतीय है। मतलब ये पूछा जा सकता है ना कि कौन से राजा थे, तो चार्ल्स तृतीय थे किंग, और फिर कहाँ के नोट है, तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सारी चीज़ इस पर बताई गई हैं। अब हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है कहाँ, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप, ये क्वेश्चन ये बताइएगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे छोटी सी कंट्री है, ये जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे छोटा सा देश है, ये कौन सा देश है, और ऑस्ट्रेलिया और इस देश के बीच में कौन सी जलसंधि है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इस देश के बीच में कौन सी जलसंधि है, ये चीज़ बताइएगा आप। और अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ये है अपनी प्यारी कंट्री इंडिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या है कि अभी एक मतलब सुरक्षा कवच 2022 में जब हमारा बजट आया था, 2022 का बजट, तो उसमें एक मतलब एक चीज़ बताई गई थी जिसमें कवच है। ठीक है, कवच के बारे में बताया गया था, यानी कि कवच के बारे में बताया गया था। यहाँ पे ये चीज़ है कि देखिए कवच क्या है। पहली बात तो आप ये सोचेंगे कि कवच क्या है, तो कवच एक मतलब योजना चलाई गई, एक परियोजना है, ये कहा जा सकता है। इसमें स्वदेशी तकनीक इसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर 2 ट्रेनें जो आपस में आती हैं, कभी कभी वो गलती की वजह से मतलब पटरी ना चेंज होने की वजह से वो एक ही पटरी पे आ जाती हैं और आपस में भिड़ जाती हैं, तो इनको रोकने के लिए, इन ट्रेनों की गतिविधियों को रोकने के लिए हम लोग कवच, जैसे कि मतलब कवच एक परियोजना चलाई गई कि ये लोग अपने आप ही रुक जाएंगे, जैसे ही कोई इंजन देखेंगे तो ये लोग रुक जाएंगे, इनमें टक्कर नहीं होगी, जिससे हादसा को बचाया जा सकता है, ये कहा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए, ये एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें 35 हाइड्रोजन ट्रेनें इस बार बताया जा रहा है कि दिसंबर तक 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी, और दिसंबर तक ही इसी बार 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें क्या है, हाइड्रोजन में मैंने बताया कि एक दिन एक आर्टिकल कवर किया था। हाइड्रोजन में क्या है कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं फ्यूल का, मतलब कि जो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, वो हाइड्रोजन के रूप में करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप हाइड्रोजन के रूप में करेंगे तो हाइड्रोजन जो होता है वो धुएं की जगह पानी देता है, जिससे हमारे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। तो यही बात इसमें बताई जा रही है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और ये है, देखिए, भारत का कवच के बारे में बात की जा रही है। ये जो 2 ट्रेनें हैं ये आपस में भिड़े ना, इसके लिए स्टार्ट किया गया था। बजट 2022 में इसकी चर्चा की गई थी, अभी फिर न्यूज़ में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है कि सरकार ने मार्च 2026 तक मार्च 2026 तक बढ़ाई पीएम कुसुम योजना,
और ये पीएम कुसुम योजना 2019 में स्टार्ट की गई थी, तो इसको मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें 30,800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये मतलब बिजली के लिए है। कुसुम योजना एक बार पूछा भी गया था किस लिए है, तो ये बिजली के लिए है, इसके बारे में बताया जा रहा है, यही सारी चीज़ें। और तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको कि इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो 2019 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जल जीवन, देखिए यहाँ पे है जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन, इसमें क्या है कि 7.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये कहा गया है कि इन क्षेत्रों में मतलब हर घर जो नल का जल है वो उपलब्ध करवाया गया है। तो यही चीज़ें बताई गई। ये कौन सा मिशन है, तो जल जीवन मिशन। अब इसको बताइएगा कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसमें नल का जल यानी कि टोटी वाला जो नल का जल है, तो उसको हर घर में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में कहने की रखने की बात की गई थी, ठीक है। मतलब उनको नल का जल मतलब कि टोटी वाला या फिर नल का जल प्राप्त करवाया जा सके, ठीक है, ग्रामीण इलाके में। तो आप बताइएगा कि जल जीवन मिशन कब शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब कुछ प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए मैंने अपने नोट्स से ही ये सारी चीज़ें ली हैं, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो आपको अगर इसमें ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। देखिए एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर रूरल यानी कि असर करके एक रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों को मैथ के सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब ग्रामीण इलाके में मैथ के सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं और अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा उनके पढ़ने की स्किल या याद करने की स्किल कमजोर हो रही है, ये बताया गया है। और ये रिपोर्ट जारी करती है प्रथम एनजीओ, मतलब प्रथम नामक एक एनजीओ है, उसके द्वारा जारी की जाती है। तो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मैथ इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हैं अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा, इसलिए उनमें अन्य सब्जेक्ट की जानकारी उतनी नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउन टू अर्थ के द्वारा एक आर्टिकल कवर किया गया है। इसमें कहा गया है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें ये कहा है कि मतलब 5 अरब लोग, विश्व में 5 अरब लोग ट्रांस फैट के संपर्क में आ रहे हैं। ट्रांस फैट के संपर्क में मतलब 5 अरब लोग आ रहे हैं, जिसमें हृदय रोग और मृत्यु का भी खतरा बना रहता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें बताएगी कि मृत्यु का भी खतरा इसमें बना रहता है। ट्रांस फैट क्या होता है, ट्रांस फैट वो चीज़ें होती हैं जो हम मतलब कि जैसे पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, या तो फिर जो चीज़ें जैसे चिप्स वगैरह, तो ये जो इनसे जो फैट प्राप्त होता है उसको हम ट्रांस फैट कहते हैं। ये काफ़ी घातक होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं, कुछ चीज़ खाते हैं, तो वो मान लीजिए कि हमने समोसा खाया बाहर से, तो ये तेल पता नहीं, जिस तेल में वो समोसा पकाया जाता है पता नहीं उसको कितनी बार यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी घातक है और उससे कैंसर होने की भी संभावना होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 की कुछ योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें अग्निपथ योजना 4 साल मतलब 4 साल का है। इसमें जो शामिल होंगे वो अग्निवीर होंगे। इसके लिए अभी थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुआ था। लाडली लक्ष्मी योजना आपके मध्य प्रदेश की है। चिरंजीवी योजना 10 लाख, ये राजस्थान के, इसमें 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। उसके बाद पीएम श्री स्कूल योजना है। इसमें 5 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। इसमें मतलब कि 500, ठीक है, 1,4500 लोगों को भू संरचना के बारे में बात की गई, मतलब आधारभूत संरचना के बारे में बात की गई। ये आप यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद एनम एझूथम योजना है, ये तमिलनाडु के। ये ऐसे नाम हैं जो हमको पता चल जाता है कि ये साउथ इंडिया के हैं, लेकिन कौन से, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कहीं के भी हो सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, तमिलनाडु के हैं। उसके बाद भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता का केंद्र कहाँ पर खोला गया है, हैदराबाद। इसकी चर्चा 2023 के बजट में की गई। जो मैंने बजट कवर किया उसमें बहुत डिटेल में बताया, आप जाके देख लें जिन्होंने नहीं देखा। देखिए श्री अन्न के, जब हमारे मतलब श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, जब ये पूछा जा सकता है कि रबी के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं या खरीफ के अंतर्गत, तो ये क्यों नहीं पूछा जा सकता कि श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो बाजरा, मक्का, कुटकी, रागी और ज्वार आता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इनको हम श्री अन्न बोलते हैं इन सारी फसलों को। तो इन्हीं श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज में भारत का उत्पादन प्रथम और निर्यात में सेकंड स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इक्वेटोरियल गिनी यानी कि जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, एक मिनट, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है इसको हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो इसी पर एक अफ्रीका का एक देश स्थित है जिसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी। इसके बारे में बात की गई। तो पहली प्रधानमंत्री महिला बनी मैनुएला रोका बोटे, ठीक है। इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे। तो इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति इसके कौन है, इसके राष्ट्रपति है मबा सागो। ये 1979 से अभी भी ये राष्ट्रपति हैं। दूसरी बार, मतलब
पहली बार एक बार इनका कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरी बार ये नहीं सॉरी, ये दूसरे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वहाँ के दूसरे राष्ट्रपति हैं। ये 1979 से अभी तक वर्तमान में। उसके बाद हाइफा बंदरगाह क्या है, हाइफा बंदरगाह को अडानी समूह ने अधिग्रहण कर लिया है। ये कहाँ है, इजराइल में है। एक बार हाइफा युद्ध भी हुआ था 1918 में। इसमें हैदराबाद, जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर से संबंधित लोग थे, मतलब सेना इसमें जुड़ी थी। और इसका किसने किया था नेतृत्व, तो मेजर दलपत सिंह ने, ठीक है, आप यह याद रखिएगा। और इंडिया और इसराइल के बीच में 1992 संबंध मतलब है, इसके अभी हाल ही में 30 साल पूरे हुए हैं, इस पर भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद I2U2, इसमें क्या है, इंडिया इजराइल और इंडिया इजराइल यूएसए और यूएई, ठीक है। I2 यानी इंडिया इजराइल और U2 मतलब कि यू से यूएसए और यूएई, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IMF के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। इसमें जो विश्व की वृद्धि है उसके बारे में बात की जा रही है, तो 3.4 2022 में है, और फिर ग्रोथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद 2.9 2023 में है, 2.1 2024 में है। ये सारी चीज़ें इस पे बताई गई हैं, ठीक है। और विश्व के IMF के अनुसार, देखिए IMF ने क्या कहा है कि विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन है, इंडिया। इसकी 2023 में ग्रोथ क्या रहेगी, 6.1, ठीक है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC यानी कि USA में है। नवीनतम देश इसका अंडोरा है, जो कि 150वें नंबर का है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया, तो यूक्रेन का एक शहर है जिसका नाम ओडेसा शहर। इसमें क्या हुआ, रूस ने अभी इसमें बमबारी की है, तो ये यूनेस्को में शामिल था, ठीक है, ये शहर यूनेस्को में शामिल था, तो इसको खतरे के शहर में रख दिया गया है। यानी कि अगर अब इस शहर पर USA हमला, मतलब रसिया हमला करता है, तो यूनेस्को ये मानेगा कि ये यूनेस्को पर हमला है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और यूक्रेन इंडिया अभियान के, मतलब यूक्रेन और इंडिया के बीच में जो अभियान चला गया, यानी कि जब युद्ध शुरू हुआ था, तो इंडिया से कौन से, मतलब इंडिया का कौन सा ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत भारतीयों को बुलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा के तहत, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इंडिया के 40 स्थान शामिल है, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, और मतलब आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर कुछ इसमें ऐड करवाना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आप उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और चलिए ठीक है, अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।